हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बीपीसीसीएचएन के रिगार्डेड और लास्टली सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था इंड्यूस्ड एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है उसके प्रीवियसली क्लास के अंदर, यानी लास्ट से सेकंड लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था, एबॉर्शन स्टार्ट किया था। और एबॉर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के रिगार्डेड। तो एबॉर्शन के रिगार्डेड कंप्लीटली हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था कि एबॉर्शन क्या होता है, क्या टाइप्स हैं, क्या डेफिनेशन है, क्या इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और किस किस टाइप से एबॉर्शन होता है, उसके क्या क्या क्लासिफिकेशन इसका किया था अपन ने। और उम्मीद है आपको याद होगा, उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इसके लास्ट सेशन के अंदर, जस्ट लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था मेडिकल मेथड्स ऑफ एबॉर्शन। यानी हम इस क्लास के अंदर नेक्स्ट आज की इस क्लास के अंदर एमटीपी के बारे में कंप्लीटली जानने वाले। एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, उसके रिगार्डेड क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या एक तरीके से कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि एमटीपी करवा सकता है और ऐसी कौन सी लेडी है जिसके अंदर एमटीपी करवाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है और कहाँ पर करवाया जाता है, पूरा अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या क्या कंसेंट फॉर्म इसके रिगार्डेड होते हैं, कौन कौन कंसेंट फॉर्म साइन करेगा, कंप्लीटली अपन जानेंगे। तो लास्टली सेशन के अंदर हमने इंड्यूस्ड एबॉर्शन स्टार्ट किया था। इंड्यूस्ड एबॉर्शन के अंदर हमने कहा था कि दो मेथड से अपन इंड्यूस्ड एबॉर्शन करवा सकते हैं। मेडिकल मेथड से करवा सकते हैं, दूसरा सर्जिकल मेथड से करवा सकते हैं। मेडिकल मेथड के अंदर एबॉर्शन फार्मेकोलॉजिकल ड्रग देकर करवाया जाता है, जो कि लास्टली सेशन के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जिसके अंदर बेसिकली दो ड्रग आपने यूज़ की थी, मेपिप्रोस्टोन और मीजोप्रोस्टोन। दो ड्रग यहाँ पर आपने यूज़ की थी। उम्मीद है आप सबको पता है 3 विजिट उसमें अंदर मिनिमम 3 विजिट वहाँ पर करने होते हैं और तीनों विजिट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर क्या होता है, अबॉर्शन करवाया जाता है। तो लास्टली सेशन यानी मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या ऊपर आई बटन पर मिलेगा या फिर अपने प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर्जिकल मेथड्स हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। सर्जिकल मेथड बेसिकली दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से यानी दो यहाँ पर मेथड्स सर्जिकली मेथड्स के अंदर। एक तो आप डी एंड ई कर सकते हैं, यानी डायलेशन एंड इवैक्यूएशन आप कर सकते हैं। दूसरा डी एंड सी आप यूज़ कर सकते हैं, डी एंड सी यूज़ कर सकते हैं। डी एंड सी की क्या होता है, डी एंड सी मतलब होता है डायलेशन एंड कर्टेज होता है। उसके अलावा आप वैक्यूम प्रेशर जनरेट करके भी एबॉर्शन करवा सकते हैं। तो सर्जिकली मेथड्स होते हैं। अब हम आज के इस सेशन के अंदर स्पेशली डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को और उसके रिगार्डेड जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपन कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। तो कंटिन्यूअसली सेशन को बने रहे, कंटिन्यूअसली सेशन को विजिट करना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और 100% अगर कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ रहे हैं, 100% डेली अप टू डेट सेशन आप ले रहे हैं तो 100% आपके दिमाग में घुसेगा, 100% आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन कंसंट्रेशन के साथ और बिना स्किप किए कंटिन्यूअसली आपको सेशन को वॉच करना है। चलिए बढ़ते हैं। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि वहाँ पर आप पर्सनली मैसेज मुझे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अभी तक आप मेंबर नहीं बने हैं तो अभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अभी जाइए वहाँ पर और ज़रूर उसका मेंबर बने, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस से डेली अप टू डेट करवाई जा रही हैं। किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर करवाना जिम्मेदारी जीवन एजुकेशन के साथ। तो बने रहे, आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को अपन डिस्कस करते हैं। आज के सेशन के अंदर एमटीपी कंप्लीटली पढ़ने वाले। चलिए बढ़ते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि इसी तरीके से डेली अप टू डेट कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे, डेली अप टू डेट सेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एमटीपी क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है और सिंपल सा और ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और चाहे आप ज़रूरी नहीं है केवल ब्रिज कोर्स के लिए, चाहे आप कंपिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके रिगार्डेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर टाइम हर बार इससे रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं, वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं कि एमटीपी क्या होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं एमटीपी के रिगार्डेड। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आई थिंक आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद रह जाएगा, बार बार अपन इसको रिपीट करेंगे, बार बार मैं आपको बोलूँगा और बार बार आप भी कोशिश करें उसको रिपीट करें। 100% आपको याद रहेगा, 100% आपके भेजे में घुस जाएगा, चाहे आप जीएनएम हो, बीएससी हो, एमएससी हो, कोई भी हो। क्योंकि मेरे पास बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मैं जीएनएम हूँ, मैंने पास आउट किया 2014 से, 2012 से, 2010 से, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन
फ्रेंड्स आप सबसे कहना चाहूँगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन एजुकेशन के साथ एक बार जुड़ गए तो 100% आपको सारी चीज़ें याद रहेगी और बिल्कुल 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखिए एमटीपी क्या होता है। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। सबसे पहले तो देखिए कि एमटीपी स्टार्ट कब हुआ, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ये एक्ट कब स्टार्ट हुआ था और क्यों स्टार्ट किया गया था, किसने इसको स्टार्ट किया था, ये जानते हैं। एक नॉर्मल और जनरल इंट्रोडक्शन इसका आपको याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर सिंपल सा एक पैराग्राफ लिखा है जिसके अंदर सारी रामायण मैंने आपको बता दिए कि ये किस लिए, किस पर्पज से स्टार्ट किया गया था, किसने स्टार्ट किया था और ये बिल किस नाम से जाना गया। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू रिड्यूस, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं हाईलाइट करता जाऊँगा, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हजार्ड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सबसे मेन प्रॉब्लम थी ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड रिड्यूस, फिर से रिड्यूस है, एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ये सेकंड प्रॉब्लम थे। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज लीगलाइज्ड बाय पासिंग द एक्ट बाय द इंडियन पार्लियामेंट called मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP इन 1971। देखिए सिंपल सा लिखा हुआ है यहाँ पर और सिंपल सा आपके भेजे में भी घुसेगा। देखिए 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। पहला पॉइंट ये मेंशन किया है कि रिड्यूस करने के लिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हजार्ड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब होता है जनसंख्या बढ़ना। डेमोग्राफी के अंदर आपने पढ़ा होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया था मैंने, अगर नहीं देखा तो जरूर देखे, और अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है और आई थिंक उसकी क्लास अभी ज़्यादा हुई नहीं है तो उसकी क्लासेस भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो कंटिन्यू बने रहे। देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब होता है एक तरीके से जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि आप सबको पता है, जनसंख्या वृद्धि आज की दुनिया में, आज के इस वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जा रही है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या धीरे धीरे करोड़ों में चल रही है, सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में ये बढ़ रही है पर डे के अकॉर्डिंग। इसीलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी गई। उसको देखते हुए उसको रिड्यूस करने के लिए और रिड्यूस द मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, और लाइफ स्टाइल चेंजेज हो रही है कंटिन्यूसली, लाइफ स्टाइल चेंजेज हो रही है। अर्ली एज के अंदर गर्ल्स की, बॉयज़ की क्या हो रही हैं, मैरिज हो रही हैं, तो उस कंडीशन में मोर्टिलिटी रेट भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। यानी 2 कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए पहली कंडीशन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि कंटिन्यूसली हो रही है, तो इस खतरे को कम करने के लिए MTP एक्ट स्टार्ट किया, MTP बिल जारी किया। दूसरी प्रॉब्लम थी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, यानी मदर के अंदर जो मोर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर है, एक तरीके से मात्र मृत्यु दर इसको बोलते हैं हिंदी में, तो मात्र मृत्यु दर को कम करने के लिए, क्योंकि टीन एजर यानी स्टार्टिंग में जल्दी एज में, अर्ली एज में मैरिज की जा रही है, तो उसके कारण से मोर्टिलिटी रेट देखने को मिल रही है। बाकी काफ़ी सारी अलग अलग कोजेज हैं मोर्टिलिटी रेट के, यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए 2 पर्पज इससे रिगार्डेड लिए गए। MTP बिल पारित करने के लिए, MTP बिल जारी करने के लिए, MTP बिल पास करने के लिए 2 पर्पज काम में लिए गए। पहला पर्पज था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करना, जनसंख्या वृद्धि को कम करना, पहला काम था। दूसरा काम था मात्र मृत्यु दर को, यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना। यानी दोनों पर्पज की वजह से इंडियन पार्लियामेंट के अंदर या इंडियन पार्लियामेंट से ये लीगली ये कानूनी तौर पर एक कानून बनाया गया, एक कानून पास किया गया जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जाना गया। कब जारी किया गया? 1971 में, 1971 में ये बिल जारी किया गया। उम्मीद है इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा। तो बताइए कि MTP एक्ट क्यों जारी किया गया? सिंपल सा है सर, हमने पता कर लिया है, हमें समझ में आ गया है, 2 कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए ये बिल जारी किया गया है। इंडियन पार्लियामेंट से ये जारी किया गया बिल है। कब जारी किया? 1971 के अंदर, 1931 के अंदर ये जारी किया। कौन सी 2 प्रॉब्लम को कम करने के लिए जारी किया? पहली प्रॉब्लम थी सर
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या वृद्धि कंटिन्यूसली होती जा रही है, कंटिन्यूसली जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसलिए उसको कम करने के लिए एमटीपी एक्ट स्टार्ट किया गया, एमटीपी बिल जारी करना पड़ा। दूसरी, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए ये बिल जारी करना पड़ा। कहाँ से बिल जारी किया? तो ये सर बिल जारी किया इंडियन पार्लियामेंट से, ये जारी किया गया, एक बिल बनाकर पास कर दिया गया जिसको एक्ट के रूप में माना गया, और इस एक्ट को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जाना गया। उम्मीद है भेजे में घुस गया होगा, अगर नहीं घुसा है तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए, 100% भेजे में घुसेगा। बाकी जीवन एजुकेशन के साथ अगर जुड़े हैं कंटिन्यूसली तो एक बार में ही बातें भेजे में घुस जाती है, क्योंकि इसी तरीके से यहाँ पर आपको बताया जाता है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप इग्नू यूनिवर्सिटी से बीपीसीसीएचएन कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन एमटीपी एक्ट कब स्टार्ट हुआ, कब पास हुआ? आपका आंसर होगा 1971 के अंदर पास हुआ। ठीक है, याद रखें। उसके बाद इट कम्स इनटू फोर्स, और उसके बाद ये अच्छी तरीके से प्रचलित हो गया। कब प्रचलित हुआ? 1 अप्रैल 1972 में, यानी 1 साल बाद, 1 ईयर आफ्टर ये क्या हो गया, फोर्सली चलने लगा, यानी इसकी जो स्पीड थी वो चल गई। एक तरीके से कह सकते हैं जो एक्ट था वो 1971 में स्टार्ट किया गया, बिल पास किया गया। उसके बाद ये फोर्स में कब आया, यानी उसके बाद ये प्रचलित कब हुआ? अप्रैल 1, 1972 को, यानी 1972 को ये क्या हो गया, स्पीडली चलने लगा, यानी फोर्स के अंदर आ गया। उसके अलावा एक्सेप्ट, कुछ कंडीशन में कहाँ कहाँ पर एक्सेप्ट के अंदर रखा है, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर ये स्टार्ट नहीं किया गया, यहाँ पर ये माना नहीं गया, यहाँ पर ये फोर्स के अंदर नहीं आया, यहाँ पर कब लागू हुआ, यहाँ पर कब इम्प्लीमेंट हुआ, यहाँ पर कब चालू हुआ, यहाँ पर कब स्टार्ट हुआ, तो वो आया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर वेयर इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 1976। देखिए यहाँ पर इस डेट से, यानी ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसको माना गया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 1 नवंबर 1976 में ये स्टार्ट हुआ, 1976 में ये फोर्स के अंदर लिया गया। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो 2 डेट बेसिकली आपको याद रखनी है, जम्मू एंड कश्मीर की याद भी नहीं रहेगी तो चलेगा, ठीक है, लेकिन 2 डेट आपको इजीली याद रखनी है कि बिल कब पारित हुआ, बिल कब पास हुआ, तो 1971 के अंदर पास हुआ, और कब इनटू ये फोर्स के अंदर आ गया, 1972 के अंदर, यानी 1 साल बाद ये फोर्सफुली चलने लगा। आई थिंक क्लियरली आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टाइम टू टाइम, समय के साथ इस एक्ट के अंदर कुछ इंप्लीमेंट किए गए, यानी अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए। पहले क्या संशोधन थे, फिर उसके बाद क्या हो गए, यानी पहले 1971 के अंदर ये स्टार्ट किया तो कुछ रूल्स अलग थे, कुछ रूल और रेगुलेशन जो होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, तो थोड़े बहुत अलग थे। उसके बाद इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ, यानी संशोधन हुआ 1975 में, 1975 के अंदर, जिसके अंदर थोड़े से रूल चेंज किए गए। उसके बाद 2002 यानी 2002 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ, यानी इसके अंदर कुछ संशोधन हुए। उसके बाद 2014 में हुआ, और रिसेंटली वो करंटली अभी जो चल रहा है 2020 के अंदर संशोधन हुआ, और अभी करंटली 2020 ही चल रहा है, यानी एमटीपी एक्ट 2020 ही चल रहा है। इसमें जो संशोधन हुआ वही अभी चल रहा है। जानेंगे कि पहले क्या रूल थे और अभी 2020 यानी 2020 के अंदर क्या रूल हैं, क्या क्या चेंजेस हुआ, जानेंगे अपन। कंटिन्यूसली बने रहे और कंसंट्रेशन के साथ बने रहे और वीडियो को लाइक करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ एमटीपी, क्या डेफिनेशन होती है, चलिए बढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन जानते हैं, फिर क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे। चलिए पहले डेफिनेशन अपन जानते हैं, क्या डेफिनेशन होती है एमटीपी की। डेफिनेशन आपको नाम से मीनिंग निकल रहा है, एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को एक तरीके से टर्मिनेट करना ही वही क्या होता है, प्रेगनेंसी यानी एमटीपी होता है, उसका डेफिनेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी लैंग्वेज में, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज आपको लगेगी और काफ़ी इजीली समझ में आएगा। देखिए एमटीपी
इज सेफ, हाइजीनिक और लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एमटीपी क्या है? सेफ है, हाइजीनिक है और लीगल है। इलीगल नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, लीगल प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन है। याद रखें, 3 शब्द यहाँ पर लिखे हुए, 3 मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। एमटीपी सेफ है, हाइजीनिक है और लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है वो लिखा हुआ है, बाई क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिकॉग्नाइज्ड पैलेस approved by हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए समझ में आ गया होगा आपको। क्या समझ में आया कि सर इसके अंदर जो ये एमटीपी एक्ट है, सबसे पहला काम आपको याद रखना है कि ये सेफ है। दूसरा काम आपको याद रखना है कि हाइजीनिक है, इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन का चांसेस नहीं होता है, यानी पर्सनली यानी काफ़ी अच्छी तरीके से हाइजीनिक टेक्निक यूज़ करके इसको करवाया जाता है। उसके अलावा ये लीगली है, लीगली प्रूव्ड है, लीगली अप्रूव्ड है, इसमें इलीगल कुछ भी नहीं है। अगर आप लीगली इसको करवा रहे हैं यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके रिगार्डेड परमिशन देती हैं और इसके रिगार्डेड आपको बताती हैं कि हाँ करवा सकते हैं। क्या क्या इंडिकेशन होते हैं अपन आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंडिकेशन होते हैं इसके रिगार्डेड। कौन सी लेडी के अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाना चाहिए वो गवर्नमेंट के ऊपर रहता है, उसके इंडिकेशन अपन आगे नीचे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। चलिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा एमटीपी के रिगार्डेड कि ये सेफ है, हाइजीनिक है और लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। पहली बात आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन के अंदर दूसरी बात आपको क्या समझना है कि ये परफॉर्म की जाती है बाय क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। हर कोई इसको नहीं करवा सकता, हर कोई एमटीपी नहीं करवा सकता। इसके रिगार्डेड एक रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, वही इसको करवा सकता है। दूसरी बात आपको समझ में आ गई। तो पहली बात तो है कि ये बिल्कुल सेफ है, हाइजीनिक है और लीगल है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो परफॉर्मेंस होगी यानी कौन करवाएगा इसको, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको करवाएगा। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि ये कहाँ पर की जाती हैं, तो ये उस पैलेस में, एक रिकॉग्नाइज्ड पैलेस में की जाती हैं जो कि अप्रूव्ड होती हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वो अप्रूव्ड होती हैं। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये ऐसे पैलेस को रिकॉग्नाइज करता है, ऐसे पैलेस को अप्रूव करता है और ऐसे पैलेस के अंदर ही ये करवाई जाती है। यानी ये हॉस्पिटल सेटिंग हो सकता है या कोई अदर से प्राइवेट सेटिंग हो सकता है, लेकिन याद रहे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, वहीं पर ये करवाई जाएगी। तो 3 कंडीशन आपको डेफिनेशन में याद होनी चाहिए। बाकी डेफिनेशन आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, आप हिंदी लिखे, इंग्लिश लिखे, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा इंग्लिश में लिखे, नंबर अच्छे मिलेंगे। हिंदी में लिखेंगे तो नंबर काटा जाएगा 100%। चलिए 3 बातें से आपको डेफिनेशन याद हुई होगी। पहली बात आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सेफ है, हाइजीनिक है और लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। दूसरी बात, इसको कौन करवाता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर करवाता है, एक क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करवाता है। तीसरी बात कि कहां पर करवाई जाती है, ऐसे जगह पर, ऐसे पैलेस में, ऐसे हॉस्पिटल में करवाई जाती हैं जहां पर या जिसको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने क्या किया है, अप्रूव्ड किया है, यानी ऐसा कहा है, सर्टिफाइड किया है कि हाँ ये हॉस्पिटल क्या करवा सकता है, एमटीपी करवा सकता है। तो ऐसा नहीं है हर हॉस्पिटल के अंदर एमटीपी होता है, नहीं होता है। कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल ही होते हैं जिसको अप्रूव्ड करती हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वहीं पर एमटीपी करवाया जाता है। अदरवाइज जहां पर करवाया जा रहा है वो इलीगल के अंदर आएगा। वो कहाँ आएगा, इलीगल के अंदर आएगा, और उसको फिर क्रिमिनल अबॉर्शन हम कहेंगे, और उसके रिगार्डेड काफ़ी सारे इम्प्रीजमेंट हो सकती हैं, सजा हो सकती हैं, फाइन भरना पड़ सकता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, वेजे में घुस गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि कौन पर्सन है या ऐसा कौन पर्सन है जो कि एमटीपी अबॉर्शन को स्टार्ट करवाएगा, एमटीपी को परफॉर्म करवाएगा। कौन ऐसा पर्सन है? अब पर्सन है, हमने कहा मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो वो कहाँ से
आया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए, क्या किया है उसने, डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, गायनेकोलॉजिकल या गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक के अंदर उसने कौन सी डिग्री की है। हर कोई नहीं करवा सकता, एक फिजिशियन नहीं करवा सकता इसको। फिजिशियन कैसे करवाएगा? अगर उसने प्रैक्टिस नहीं की इस फील्ड के अंदर, इस प्रोसीजर के अंदर, अगर वो गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक के बारे में नहीं जानता तो वो कैसे करवाएगा? तो जानेंगे कि कौन पर्सन है जो कि क्या करवाएगा, एमटीपी अबॉर्शन करवाएगा। चलिए बढ़ते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उम्मीद है समझ में आएगा, पढ़ते हैं। देखिए, एमटीपी कैन बी लीगली प्रोवाइडेड बाय ओनली अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सिंपल सी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, आरएमपी होना चाहिए। यानी अगर कोई भी पर्सन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अबॉर्शन प्रोवाइड कर रहा है तो एटलीस्ट उसके पास क्या होगा, आरएमपी होगा। आरएमपी क्या सर? आरएमपी मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो होना चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तभी वो ये करवा सकता है, एमटीपी अबॉर्शन करवा सकता है, अदरवाइज वो इलीगल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। Who has one or more the following experience, जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए। कैसे एक्सपीरियंस होने चाहिए, कौन से ऐसे एक्सपीरियंस है? ट्रेनिंग इन गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक, यानी ऐसे पर्सन के पास जो आरएमपी है यानी रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर है, उसके पास एक्सपीरियंस हो या उसके पास ट्रेनिंग हो या फिर सर्टिफिकेट हो, किसके रिगार्डेड, कि उसने गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक के अंदर प्रैक्टिस की है, तो फिर ऐसा पर्सन है एमटीपी करवा सकता है। उसके अलावा कौन करवा सकता है? उसके अलावा कौन करवाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा करवाएगा सर, हैज कंप्लीट 6 मंथ एज हाउस सर्जन इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक। देखिए सिंपल सी, और एक एलिजिबिलिटी यहाँ पर है डॉक्टर की, कि ऐसा पर्सन या वो डॉक्टर जिसने 6 मंथ तक ट्रेनिंग ली है हाउस सर्जन के रूप में, और किस फील्ड में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक के अंदर। अगर ऐसे पर्सन की क्वालिफिकेशन है, ऐसा पर्सन के पास सर्टिफाइड है, तो वो पर्सन एमटीपी करवाएगा। चलिए आगे, और कौन करवा सकता है? हैज एक्सपीरियंस इन एनी हॉस्पिटल फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर इन द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी। देखिए, अगर पर्सन के पास 1 साल से कम का, यानी एटलीस्ट उसके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए, किस फील्ड के अंदर, ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी के अंदर। अगर मेडिकल ऑफिसर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, और उसके पास 1 साल का, एटलीस्ट लेस देन 1 ईयर, नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम का नहीं है, कम से कम 1 साल का, 1 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए डॉक्टर की, 1 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। किस फील्ड है? मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर वो हैं तो उसके अंदर या उसको 1 साल की क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, किस फील्ड के अंदर, ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी के अंदर। अगर अगर पर्सन के पास है, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ये क्वालिफिकेशन है कि 1 साल तक वो इस फील्ड में काम कर रहा है, उसके बाद ही उसके बाद ही डॉक्टर एमटीपी को क्या करवाएगा, परफॉर्म करवाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो 2-3 क्वालिफिकेशन हमने देख ली, कि मेडिकल प्रैक्टिशनर गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिक के अंदर प्रैक्टिस करता हो, और एटलीस्ट वो 6 मंथ की बात करें, 6 मंथ वो हाउस सर्जन रहा हो गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिक के अंदर, तो वो करवा सकता है। उसके अलावा कौन करवा सकता है? अगर डॉक्टर हैं, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, अगर वो हॉस्पिटल के अंदर हैं, तो एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी के अंदर। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो भी प्रैक्टिशनर हैं, अगर होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अगर डॉक्टर ने, जो भी प्रैक्टिशनर हैं, अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले रखी हैं तो करवा सकता है। अगर डिप्लोमा ले रखा है तो करवा सकता है। लेकिन किसके अंदर, ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी के अंदर, अगर प्रैक्टिशनर ने पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी कर रखी हैं या फिर डिप्लोमा कर रखा है, तो
वो एमटीपी को परफॉर्म करवा सकता है, याद रखें। चलिए भूलना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन करवा सकता है मैंने आपको बताया। कम से कम आरएमपी होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, और अगर वो हाउस सर्जन है तो 6 मंथ का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक में। उसके अलावा अगर वो हॉस्पिटल के अंदर एक्सपीरियंसड है तो कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के अंदर, यानी ओबीजी के अंदर। उसके अलावा अगर जो प्रैक्टिशनर है वो पोस्ट ग्रेजुएट है और डिप्लोमा है इन ओबीजी के अंदर, यानी गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिक के अंदर वो पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा है तो वो करवा सकता है। अगर पर्सन असिस्ट किया है 25 एट लिस्ट 25 एमटीपी असिस्ट किया, यानी नर्स हो सकती है, वो नर्सिंग ऑफिसर हो सकता है, लेकिन ध्यान है वो होना चाहिए जिसने एट लिस्ट 25 यानी 25 एमटीपी असिस्ट की है। कितनी? 25 एमटीपी असिस्ट की हैं वो करवा सकता है, तो वो आसानी से करवा सकता है। उसमें किसी भी टाइप का कोई इलीगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने 25 एमटीपी असिस्ट की है तो वो नर्सिंग ऑफिसर इसको करवा सकता है। ध्यान रहे, एलिजिबिलिटी आपको बता दी कौन करवा सकता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। आई थिंक भेजे में घुसा लेना है कि जो भी प्रैक्टिशनर है वो आरएमपी होना चाहिए, यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, और प्रैक्टिस किसके अंदर की होनी चाहिए? ओबीजी के अंदर की होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हाउस सर्जन है तो एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका, किसके अंदर? ओबीजी के अंदर। उसके बाद अगर हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकली एक्सपीरियंस वो ले रहा है तो एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए प्रैक्टिस इन ओबीजी के अंदर। ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी के अंदर उसका क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर प्रैक्टिशनर पोस्ट ग्रेजुएट हैं या डिग्री उसके पास है या डिप्लोमा उसके पास है, किसका? ओबीजी के रिगार्डेड, ओबीजी डिपार्टमेंट ने उसने डिग्री लिया है, डिप्लोमा लिया है तो करवा सकता है। उसके अलावा अगर कोई भी जनरल नर्सिंग प्रोफेशनल से हैं, नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है या नर्सिंग ऑफिसर हैं, एज ए स्टाफ नर्स हैं, तो वो भी करवा सकता है, लेकिन उसके रिगार्डेड भी यहाँ पर कंडीशन है एट लीस्ट 25 एमटीपी उसने असिस्ट की हो तो वो करवा सकता है। आई थिंक अब तो आपके भेजे में घुस गया होगा, याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इंडिकेशन टू परफॉर्म एमटीपी, यानी ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो जाती हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमटीपी को अप्रूव कर देती हैं, एमटीपी करवाने के लिए कंसल्ट कर देती हैं। क्योंकि कपल जाता है डॉक्टर के पास जाकर कंप्लेन करता है कि हमें ये नहीं चाहिए, जो प्रेगनेंसी है वो हमें नहीं चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर कुछ नहीं कह सकता। वो जो भी है पहले तो सारे क्लिनिकली जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर लेगा, करने के बाद अगर सब कुछ नॉर्मल है फिर भी कपल्स कहता है कि ऐसा करवाना है, तो ऐसा नहीं करता डॉक्टर, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्राइम है, ये इलीगल माना जाता है, इसलिए नहीं करवा सकता। और अगर वाकई में कपल चाहता है कि हाँ मुझे ये करवाना है, और अगर कपल यानी मेरी जो लेडी है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो रखी हैं, किसी भी टाइप की कोई कंडीशन है, फीटस के रिगार्डेड कोई डिफॉर्मिटीज़ हैं, अगर ऐसा इंडिकेट होता है उसके इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो परमिशन लेती हैं, यानी स्टाम्प पेपर के थ्रू वो परमिशन लेती हैं और स्टाम्प के थ्रू उसको परमिशन मिलती हैं। उसके बाद डॉक्टर इजीली उसको परफॉर्म कर लेता है, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आता है। लेकिन उसके लिए इंडिकेशन होने ज़रूरी हैं। अब कौन से इंडिकेशन हैं जो कि एमटीपी के रिगार्डेड होने चाहिए, देखते हैं 1 बाय 1 कौन कौन से इंडिकेशन है। पहला इंडिकेशन है कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट इन फीटस। ठीक है, अगर फीटस के अंदर अगर लेडी आपके पास आई है, कपल आपके पास आया है, डॉक्टर के पास आया है, डॉक्टर कंसल्ट करता है, डॉक्टर से वो कहते हैं कि ऐसी कंडीशन है, डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन करेगा। डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन डिटेक्ट करेगी कि फीटस एबनॉर्मल है, फीटस के अंदर कोई डिफेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में एमटीपी की जा सकती हैं। लेकिन उसके इन्वेस्टिगेशन में इंडिकेट होना चाहिए, अगर सोनोग्राफी करवाया जा रहा है, सोनोग्राफी में इंडिकेट होना चाहिए कि हाँ डिफेक्ट है, तो ही एमटीपी करवाई जाएगी। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हैं तो भी एमटीपी करवाई जा सकती हैं। ध्यान रहे
एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप हैं, ये सारी बातें आपको माइंड में याद करनी है, सेट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा मेंटल इलनेस ऑफ मदर, अगर मदर जो लेडी हैं वो मेंटली इल हैं, अब मेंटली इल हैं तो खुद का ही ध्यान नहीं रख सकती तो अपने बेबी का कैसे रखेगी, इसलिए ऐसी कंडीशन में भी क्या करवाया जा सकता है, एमटीपी करवाया जा सकता है, क्योंकि ये आगे जाकर रिस्की हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको परमिट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या होना चाहिए, कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज रिस्की फॉर लाइफ ऑफ मदर, अगर मदर के रिगार्डेड रिस्की हैं, अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है या कंटिन्यू किया जा रहा है और आगे ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि आगे अगर कंटिन्यू करेंगे अपन प्रेगनेंसी को तो मदर को रिस्क हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी एमटीपी किया जा सकता है। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा अगर ऐसी कंडीशन मिलती है कि जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है वो रेप के कारण से हुई है, तो ऐसी कंडीशन में भी एमटीपी परमिट हो जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके की एमटीपी को भी परमिट कर देती है। उसके अलावा कौन से इंडिकेशन होंगे, अगर अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, लेडी को अनकंट्रोल हाइपरटेंशन हो रहा है, बीपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन भी लेडी को क्या कर सकती हैं, रिस्की हो सकती है, लेडी के लिए रिस्की हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या किया जा सकता है, एमटीपी किया जा सकता है। आई थिंक यहां तक कंप्लीटली आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंडिकेशन जानते हैं। अगर लेडी को सीवियर एनीमिया है, अगर लेडी को सीवियर एनीमिया है और लेडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है काफ़ी कम हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी एमटीपी करवाया जा सकता है। उसके अलावा क्या सर, उसके अलावा अगर ऐसा पाया गया है, ऐसा इंडिकेट होता है इन्वेस्टिगेशन में कि जो लेडी हैं उसके अंदर जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर कंफर्म और सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जनरली आपको पता है प्रेगनेंसी कंसीव होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, सॉरी इम्प्लांट होता है, जो कंसेप्चुअल या एम्ब्रियो है, इम्प्लांट कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर होता है। अगर यूट्रस के अंदर फर्टिलाइजेशन तो कहाँ होता है आप सबको पता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही वो इम्प्लांट हो जाता है, वहीं पर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, वहीं पर गेस्टेशनल स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मानी जाती है। तो अगर कंडीशन में ऐसा लगता है, कंफर्म या सस्पेक्ट होता है कि लेडी के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या फिर अनडायग्नोज्ड एडेनेक्सल मास है, एडेनेक्सल मास मतलब अटैचमेंट और लिगामेंट से रिगार्डेड है, अगर एक्स्ट्रा मास वहाँ पर शो हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में, तो ऐसी कंडीशन में भी एमटीपी करवाई जा सकती हैं, जो कि इलीगल माना जाता है, सॉरी लीगली माना जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में भी क्या करवाई जा सकती है, एमटीपी करवाई जा सकती है, जो कि एक लीगली है, क्योंकि इससे आगे जाकर रिस्क हो सकता है मदर को, आगे जाकर लेडी को रिस्क हो सकता है, इसलिए ऐसी कंडीशन में भी एमटीपी करवाई जा सकती हैं, जो कि लीगली माना जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूव करती है, इसको परमिट करती है। आई थिंक यहाँ तक कंप्लीटली आपको समझ में आया। उसके अलावा अगर लेडी को किसी भी टाइप की कोई हार्ट से रिगार्डेड प्रॉब्लम है, अगर लेडी को किसी भी टाइप की कोई हार्ट से रिगार्डेड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट करती हैं एमटीपी करवाने के लिए। और अगर ऐसी कंडीशन में अगर जो लेडी है उसको रीनल प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, यानी ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन लेडी के अंदर है जिससे आगे जाकर अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया है तो आगे जाकर उसको क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाई जा सकती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको परमिट भी कर देती है, क्योंकि ये फिर क्या है, लीगली माना जाता है, क्योंकि एज अ प्रेगनेंसी को कंटिन्यूट करना, आगे जाकर रिस्क लेना, तो ऐसी कंडीशन में एमटीपी करवाना लीगली माना जाता है और आसानी से इसको करवाया जा सकता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, इंडिकेशन हमने देखा एमटीपी के रिगार्डेड, कौन कौन से इंडिकेशन हमने देखे, उम्मीद है आप सबको अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। नहीं याद हुए हैं तो आपको प्रीफर करता हूं, मैं हर बार कहता हूं नोटबुक साथ रखिए, नोट आप जरूर कर लीजिएगा, बीच बीच में कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा मैं बताता हूं, क्योंकि आपके
जैसे कि कमेंट्स आप जैसे कहते हैं कि हाँ सर मैं जीएनएम हूँ, मैंने पास आउट किया है 2010 से 2014 से, तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो आपसे कहना चाहूँगा मैं कि अपनी नोटबुक साथ रखिए, और आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो हिंदी भी आप साथ में लिखते रहे ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। बाकी ये सारे पीडीएफ्स आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप अपना बन गया है, उस ग्रुप के अंदर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ध्यान रहे उस ग्रुप में केवल मेंबर्स ही ऐड हैं, तो मेंबर्स को ये अवेलेबल हो गए। बाकी को मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाऊं। बाकी सारे जो पीडीएफ्स है, सारे जो नोट्स है वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आएंगे। इसीलिए अगर अभी भी आप मेंबर्स नहीं बने हैं तो मेंबर्स बन जाइए, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप होम पेज पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से सारे पीडीएफ्स वगैरह आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं एमटीपी के रिगार्डेड। तो यहाँ तक उम्मीद है आप सबको अच्छी तरीके से और काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कौन पर्सन एमटीपी को फॉलो कर सकता है, कौन एमटीपी को परफॉर्म कर सकता है और इसके रिगार्डेड क्या क्या इंडिकेशन होते हैं। अब यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट अपन देखते हैं, क्या क्या कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए मैंने कहा था आपको कि स्टार्टिंग में ये स्टार्ट हुआ था कब स्टार्ट हुआ था? जस्ट अ मिनट, पेन लेते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 1971 के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर अमेंडमेंट होते गए, तो सारे अमेंडमेंट अपन देखे नहीं है, सारे संशोधन हम देखे नहीं है, केवल 1971 के अंदर क्या नियम थे। उसके बाद 2020 यानी 2020 के अंदर क्या नियम चेंज हुए वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पर अपन देखें टाइम सिंस कंसेप्शन से कितना टाइम यहाँ पर हुआ है वो अपन देखेंगे, और क्या क्या रूल यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ है देखेंगे अपन वन बाय वन, डिटेल से समझेंगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अपन देखते हैं कि अगर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो अप टू कितने वीक की प्रेगनेंसी है? अप टू 12 वीक प्रेगनेंसी है। अगर जो लेडी आपके पास आती हैं, जो भी लेडी आपके पास आ रही हैं और उसके अंदर जो प्रेगनेंसी गेस्टेशनल पीरियड है कितना है? अप टू 12 वीक है। अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो 1971 के अंदर क्या नियम थे एमटीपी के रिगार्डेड? एमटीपी एक्ट के रिगार्डेड क्या नियम थे और 2020 के रिगार्डेड क्या नियम थे? थोड़ा सा अपन चेक करते हैं, थोड़ा सा अपन देखते हैं। तो 1971 के अंदर ऐसी कंडीशन में अप टू 12 वीक तक की प्रेगनेंसी है, तो ऐसी कंडीशन में एडवाइज करनी होगी किससे? एक डॉक्टर से। एटलीस्ट एक डॉक्टर से उसको क्या करना होगा? एडवाइज करनी होगी। एक डॉक्टर से उसको क्या करना होगा? एडवाइज करनी होगी, जो कि 2020 में भी सेम था। वो एडवाइज करेगी कितने डॉक्टर से? 1 डॉक्टर से। एक डॉक्टर से वो एडवाइज करेगी, एक डॉक्टर से वो पूछेगी, उसके पहले नहीं पूछेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। एमटीपी को अपन लीगली देखें, एमटीपी को बेसिकली अपन देखें तो कब करवाई जाती हैं? बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। याद रखिए, अगर ऑब्जेक्टिव इग्नू यूनिवर्सिटी से आप बीपीसीसीएचएन कर रहे हैं तो याद रखें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एमटीपी करवाई जाती है 20 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले। तो अगर लेडी आपके पास आती हैं 12 वीक की प्रेगनेंसी है, तो अगर 1971 के अकॉर्डिंग देखें तो एक डॉक्टर से उसको कंसल्ट करना जरूरी होता है। अगर 2020 के अंदर देखें तो ये इसमें भी एक डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी होता है। ये दोनों सेम थे, दोनों के अंदर कोई संशोधन नहीं हुआ। उसके बाद अगर लेडी हैं, प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आती हैं और अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से लेकर 20 वीक तक की है, प्रेगनेंसी 12 वीक से लेकर 20 वीक तक की है, तो कितने डॉक्टर से कंसल्ट करेगी? 1971 के अकॉर्डिंग अपन देखें, 1971 के अकॉर्डिंग अपन देखें तो वो एटलीस्ट एडवाइज करेगी 2 डॉक्टर से। कितने डॉक्टर से? 2 डॉक्टर से वो एडवाइज करेगी। कितने डॉक्टर से? 2 डॉक्टर से वो एडवाइज करती हैं 1971 के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, और अभी 2020 के अकॉर्डिंग केवल एक डॉक्टर से कंसल्ट करेगी तब भी चल जाएगा। केवल एक डॉक्टर से कंसल्ट करेगी तब भी चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रेगनेंसी 20 वीक से 24 वीक तक की है, 20 वीक से 24 वीक तक की है, तो यहाँ पर 1978 के अंदर अलाउड नहीं किया गया था ऐसी एमटीपी करवाना।
1971 के अंदर अगर प्रेगनेंसी, देखिए मैंने कहा है आपसे स्टार्टिंग में कहा है कि एमटीपी मोस्टली जो टाइमिंग होता है एमटीपी का वो 20 वीक से पहले करवाई जाती है, 20 वीक से पहले करवाई जाती है, यानी प्रेगनेंसी कंसेप्शन से लेकर 20 वीक तक की है, 20 वीक ऑफ गेस्टेशन है तो उससे पहले एमटीपी करवाया जाता है, 20 वीक के बाद नहीं करवाया जाता है, जो कि 1978 के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, 1971 के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। अगर प्रेग्नेंट लेडी की एज है 20 to 24 वीक ऑफ जेस्टेशन तो ऐसी कंडीशन में 1971 के अकॉर्डिंग 1971 के अकॉर्डिंग 1971 के अकॉर्डिंग क्या होता है, एमटीपी अलाउड नहीं होती है, लेकिन 2020 के अकॉर्डिंग अलाउड की गई है, 2020 के अकॉर्डिंग ये अलाउड की गई है, लेकिन ध्यान रहे दो डॉक्टर से यहाँ पर कंसल्ट करना पड़ता है, 2 डॉक्टर से यहाँ पर कंसल्ट करना पड़ता है। और अगर ऐसी कंडीशन है, अगर कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं लाइक प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है रेप के कारण से, प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कारण से, तो ऐसी कंडीशन में जो एमटीपी हैं वो परफॉर्म करवाई जाती हैं, जो कि 2020 का जो संशोधन हुआ था उसके अंदर अलाउ था, 1971 के अकॉर्डिंग वो अलाउ नहीं था। याद रखें, पॉइंट टू बी मेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर अपन देखें कि अगर लेडी आती हैं जिसकी प्रेगनेंसी 24 वीक से ज़्यादा है, अगर लेडी आती हैं जिसकी प्रेगनेंसी 24 वीक ऑफ गेस्टेशन से ज़्यादा है, यानी मोर देन 24 वीक ऑफ गेस्टेशन, तो जब 20 के बाद यही अलाउ नहीं की तो यहाँ पर भी नॉट अलाउड, यानी 1971 के अंदर ये अलाउड नहीं थी, लेकिन 2020 के अंदर जो संशोधन किए गए अमेंडमेंट हुए उनके अंदर अलाउ थे, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन, अगर फीटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, यानी यहाँ पर तो ये अलाउ की थी, अगर फीटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, अगर रेप केस है तो ऐसी कंडीशन में ये अलाउ थी। याद रखिएगा 1971 के अंदर क्या नियम थे, 1971 के अंदर क्या नियम थे और 2020 के अंदर क्या नियम थे, तो मैंने आपको बताया। पहला नियम जो था अप टू 12 वीक तक दोनों सेम थे, लेकिन उसके बाद 12 वीक से लेकर 20 वीक तक थोड़ा चेंजेस हैं। 1971 के अकॉर्डिंग 2 डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, लेकिन 2020 में सिंगल डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। उसके अलावा 20 वीक से 24 वीक तक की अगर प्रेगनेंसी है, ऐसी कंडीशन में लेडी आती हैं तो 1971 के अकॉर्डिंग एमटीपी परफॉर्म नहीं की जाती, अलाउ नहीं की जाती, लेकिन 2020 के अकॉर्डिंग अलाउ की जाती हैं। 2 डॉक्टर का कंसल्टेशन यहाँ पर मांगा जाता है और स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए, चाहे वो रेप केस हो या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो, ऐसी कंडीशन में क्या करवाया जाता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाई जाती है। उसके अलावा अगर 24 वीक से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में 1971 के अकॉर्डिंग एमटीपी अलाउड नहीं है, लेकिन 2020 के अकॉर्डिंग अलाउड है। और ऐसी कंडीशन में कुछ स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए, लाइक फीटल डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं या फिर रेप कंडीशन हो सकती है या फिर अदर कंडीशन हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में भी एमटीपी फॉलो करवाई जा सकती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्टली और फाइनली अपन जानते हैं कि कंसर्ट फॉर्म जो होता है, एमटीपी करवाएंगे एमटीपी अपन करवा रहे हैं, तो एमटीपी के अंदर जो कंसर्ट फॉर्म होता है उसको साइन कौन करेगा, तो याद रहे साइन कौन करेगा, याद रहे सिग्नेचर कौन करेगा, कंसर्ट फॉर्म को फिल कौन करेगा। देखिए अगर लेडी यानी फीमेल और उसकी एज कितनी है, लेस देन 18 ईयर है, यानी अभी वो 18 साल से कम की हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर जो फॉर्म कंसल्ट करे जाएंगे, कंसर्ट फॉर्म है उसमें सिग्नेचर करवाए जाएंगे पेरेंट के, किसके, पेरेंट्स के कंसल्ट करवाए जाएंगे, उनके सिग्नेचर करवाए जाएंगे, या फिर लीगली जो उसके गार्डियन है, लीगली जो उसके गार्डियन है, गार्डियंस मतलब जो भी उसकी पालन पोषण कर रहे हैं वो हैं, तो वो सिग्नेचर कर देंगे। लेकिन अगर लेडी यानी फीमेल मोर देन 18 ईयर हैं, 18 साल से ज़्यादा की हैं, यानी लड़की अभी बड़ी हो गई है, फीमेल ज़्यादा मतलब 18 साल के बाद उसका खुद का ओपिनियन माना जाता है, तो ऐसी कंडीशन में फीमेल खुद सिग्नेचर करेगी। फीमेल खुद क्या करेगी, सेल्फ कंसल्ट करेगी। ऐसी कंडीशन में किसी से भी नहीं पूछा जाएगा। अगर लेडी 18 से ज़्यादा की है तो ऐसी कंडीशन में और की ज़रूरत नहीं है, केवल फीमेल मेंटली सही होनी चाहिए और फीमेल खुद से यहाँ पर कंसल्ट करेगी। यहाँ तक कि उसके हस्बैंड से भी यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। तो अगर 18 की नहीं है तो फिर पेरेंट्स
साइन करेंगे, और अगर 18 से ज़्यादा की हैं तो फिर खुद वो सेल्फ कंसल्ट करेगी। यहाँ पर दोनों के कंसल्ट की ज़रूरत नहीं है कि पेरेंट्स हो या फिर हस्बैंड हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। फीमेल खुद क्या कर सकती है, यहाँ पर कंसल्ट कर सकती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ये टॉपिक आपका फिनिश होता है एमटीपी के रिगार्डेड, और प्रेगनेंसी के अंदर एबॉर्शन कंप्लीट होता है। और आई थिंक यहाँ तक कंप्लीटली आपने जाना होगा, कंप्लीटली आपको समझ में आया होगा कि अबॉर्शन क्या होता है, अबॉर्शन के कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, लीगली मेथड्स कौन सा है, इलीगली मेथड्स कौन सा है, उसके अलावा मेडिकल मेथड्स ऑफ अबॉर्शन कौन सा है, उसके अलावा अबॉर्शन के क्या क्या टाइप्स है। उम्मीद है सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसी उम्मीद के साथ सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नए टॉपिक को लेकर। जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से कंटेंट आपको अवेलेबल मिल सके। और अगर अभी तक मेंबर्स नहीं बने तो मेंबर जरूर बन जाए, क्योंकि वहाँ पर स्पेशल क्लासेस आपको अवेलेबल की जा रही। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जब तक कि बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।